नमस्कार दोस्तों, हम आधुनिक इतिहास की श्रृंखला की अगली कड़ी में, जैसा कि हम लोग भारत में यूरोपीय जातियों के आगमन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो आज हम लोग डचों के बारे में अध्ययन करेंगे। पुर्तगालियों का हमने अध्ययन किया और मुख्य आधार उनके व्यापार का सूती वस्त्र और सबसे मुख्य व्यापार पुर्तगालियों का जो था आधार था वो मसाले थे। तो मैं एक बात कहूँगा कि परीक्षा अब नज़दीक आती जा रही है। राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनुष की डोर, खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं एक और यूरोपीय कंपनी डच। यूरोप में एक देश है हॉलैंड, से नीदरलैंड कहते हैं, वहाँ के निवासियों को डच कहते हैं। तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उसके पहले 1583 ईस्वी में जॉन लिंकोटन नामक प्रथम डच यात्री भारत आता है। जब जॉन लिंकोटन भारत आता है और यहाँ से जाता है तो बताता है कि भारत में व्यापार और वाणिज्य की अपार संभावनाएं हैं। तब वहाँ की संसद ने, हॉलैंड की संसद ने एक वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, यही जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, वहाँ पे इसका नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी को हॉलैंड की संसद ने 21 वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी, अर्थात एक कानूनी मान्यता दे दी। तो ये कंपनी भारत के साथ 21 वर्ष के लिए जब अनुमति पा गई तो भारत में आती है और इस सबसे पहले आती है तो मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम ने डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाया। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के। फिर इसके बाद ये मसूलीपट्टनम में अपनी कोठी बनाने के बाद 1605 के आसपास की ये बात आती है कि 1605 ईस्वी में, यहाँ मेंशन कर दूं 1605, और यहाँ से ये लोग फिर चले जाते सूरत। सूरत में इनकी फैक्ट्री 1610 में हो जाती है और फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल की तरफ जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में, अब पहले बंगाल था, आज जो बांग्लादेश है, पहले वो बांग्लादेश और आज का पश्चिम बंगाल पूरा मिलाकर बंगाल बोला जाता था। तो वहाँ पे दो स्थान, एक चिनसुरा है, चिनसुरा में गुस्तावुस फोर्ट, मतलब गुस्तावुस फोर्ट यानी किलेबंदी किया चिनसुरा में डचों ने, हॉलैंड के निवासियों ने। और बंगाल के, जो बंगाल में एक स्थान पड़ता है पीपली, और हुगली के पास है, पीपली में 1627 में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। जबकि पहली व्यापारिक कोठी डचों की मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में थी। और इसके बाद कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया, डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी को पीपली से बालासोर की तरफ ट्रांसफर कर दिया। अब इनका जो व्यापारिक केंद्र हुआ करता था बालासोर, और यहाँ पे पुलिकट झील पड़ती है। पुलिकट झील के आसपास इन्होंने गेल्ड्रिया फोर्ट की स्थापना की, किलेबंदी की डचों ने। और ये पूरब का जो तट है तमिलनाडु का, इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। तो कोरोमंडल तट पर सूती वस्त्र काफ़ी फला फूला था। आज भी सूती वस्त्र उद्योग तमिलनाडु में काफ़ी फला फूला है। और इधर पश्चिमी घाट पे मालाबार तट में, यानी केरल में, मसालों के लिए प्रसिद्ध था। तो अब इनकी निगाह इस पर पड़ती है। तो इनके भारत में व्यापार और वाणिज्य की लालच कैसे आई,
इन्होंने देखा कि एक तो प्रमुख वस्तुएं सूती वस्त्र कोरोमंडल तट पर देखा, इन्होंने मसालों को देखा मालाबार तट पर, और साथ ही नील का उत्पादन इस इलाके में, अगर मैं कहूँ कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ इन्होंने देखा नील की खेती, सोरे का उत्पादन और हाथी दांत की वस्तुएं जो हैं इनको लुभाने लगी। तो इस प्रकार डचों ने भारत में अपना हाथ पांव पसारना शुरू किया। लेकिन जब डच भारत आ गए तो अब अंग्रेजों से इनकी लड़ाई होने लगी। अंग्रेज नहीं चाहते थे, यद्यपि अंग्रेजों से पहले आ चुके थे, लेकिन कुछ जब आके अपनी कोठी लगा लिए तो कुछ समय बाद जब अंग्रेज भी आते हैं तो अंग्रेजों से इनकी नहीं बैठती है, एक ये बात है। और ठीक दक्षिण भारत में जो मालाबार तट है, यहाँ पे त्रावणकोर एक राज्य हुआ करता था। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, त्रावणकोर। त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा। मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। तो त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डचों के बीच तथा डचों के बीच युद्ध होता है। और वो लड़ाई 1900 यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है इनकी 1641 ईस्वी में, कहे 1500 बोल दिए, 1641 में युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध को बोला जाता कोलाचेल का युद्ध। 1741 में कोलाचेल का युद्ध। कोलाचेल। तो प्रश्न ये बनता है कि कोलाचेल की लड़ाई किसके किसके बीच हुई? तो कोलाचेल का युद्ध मार्तंड वर्मा जो कि त्रावणकोर के राजा थे और डचों के बीच हुई। तो अब क्या किया कि मार्तंड वर्मा ने डचों को पराजित कर दिया। डचों को पराजित कर दिया, जीत गए, डचों को यहाँ से भगा दिया। अच्छा, अब इस तट से तो डच भाग गए। अब पीपली की तरफ बढ़ते हैं, इधर बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। तो वहां पे 1741 में तो कोलाचेल के युद्ध में मार्तंड वर्मा ने भगा दिया डचों को। और 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा का युद्ध। और ये बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच होता है। इसमें अब क्या करते हैं कि अंग्रेज इनको बुरी तरह से पराजित कर देते हैं डचों को, और इनको भारत से एक तरह से भगा देते हैं। इस प्रकार बेदारा का युद्ध या बेदरा का युद्ध, जो यही पीपली और हुगली के पास पड़ता है, यानी बंगाल में स्थान है बेदरा, 1759 में डच इंडिया से दक्षिण पूर्व की ओर भाग गए, अर्थात इंडोनेशिया चले गए। तो इस प्रकार डच शक्ति भारत से बाहर चली गई। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लें। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो आपने देखा मर्चेंट ऑफ वेनिस, मार्को पोलो आया, उसके बाद पुर्तगाली आए, अभी भी पुर्तगाली भारत में हैं, और सबसे लास्ट में जाकर के 1961 में भारत से जाते हैं। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए और अभी तक पुर्तगाली रहेंगे। और डच आते हैं बाद में, और डच आते भी हैं और जल्दी चले भी जाते हैं। तो अब डचों के बाद अगली शक्ति, यूरोपीय शक्ति आती है इंग्लिश में, यानी अंग्रेज आते हैं। तो ब्रिटेन की शक्ति आती है, अंग्रेज आते हैं।
थोड़ा सा मैपिंग में आसानी रहेगी, बनाने में जल्दी होगा। तो अंग्रेजों का भारत आगमन, हमारी हेडिंग होगी अंग्रेजों का भारत आगमन। अंग्रेजों का भारत आगमन। अब अंग्रेज भारत कैसे आते हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। और पूरा कहें तो इतिहास ही सबसे ज़्यादा इन्हीं का वो है। अंग्रेज जब भारत आते हैं तो जब वहाँ ब्रिटेन में सामंतवाद का खात्मा होता है तो 72 शेयर होल्डर मिल करके एक सोसाइटी गठित करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। तो वहाँ के राजा से एक अनुमति लेते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करते हैं और 15 वर्षों के लिए पूरब के साथ व्यापार करने की अनुमति लेते हैं। तो इन बातों को थोड़ा लिखते भी चले हम। अगर मैं कहूँ शार्ट में मैं EIC लिख रहा हूँ, इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन या स्थापना कहें 1599 में ही हो गई थी, किए थे। लेकिन इसे जो अनुमति मिली थी वहाँ के महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, एलिजाबेथ द्वारा दिसंबर 1600 में या 31 दिसंबर में कह दूं, 31 दिसंबर सन 1600 में इस कंपनी को पूर्व के साथ, ये महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के साथ, पूर्व में भारत भी आता है, पूर्व के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति प्रदान की। जब इनको 15 वर्षों के अधिकार मिल गया कि पूरब के साथ व्यापार करे एलिजाबेथ के द्वारा, तब अंग्रेज क्या करते हैं, वास्तव में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका वास्तविक नाम अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के मैं लिखूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम जो था द गवर्नर एंड कंपनी, EIC का वास्तविक नाम, EIC का वास्तविक नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, ऑफ द मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी, मर्चेंट्स टू द ईस्ट इंडीज। अब बात समझिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नाम, वास्तविक नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स टू द ईस्ट इंडीज, मतलब पूरब के साथ व्यापार करने के नाते इस कंपनी का ये वास्तविक नाम था। अब इस नाम से कंपनी आगे बढ़ी तो होता ये है कि जब एक वहाँ अंग्रेजों का प्रतिनिधि भारत चलता है, उस समय भारत में मुगल शासन था, तो उनका प्रतिनिधि जब वहाँ से चलता है तो उस समय अकबर का शासन था। वहाँ से जब चलता है अकबर के शासन में, अकबर कालीन अंग्रेज यात्री आए, थॉमस स्टीफेंस प्रथम अंग्रेज पादरी था, एक अंग्रेज पादरी था थॉमस स्टीफेंस, अंग्रेज पादरी मतलब क्लर्जी मैन, अंग्रेज पादरी
अकबर के समय में, अकबर के समय में ये प्रथम पादरी था, प्रथम अंग्रेज पादरी अकबर के समय में आया। लेकिन साथ में मॉन्सरेट और राल्फ फिच का भी उल्लेख है। मॉन्सरेट, फादर मॉन्सरेट, मॉन्सरेट व राल्फ फिच, ये भी आए, लेकिन इनका कोई व्यापारिक उद्देश्य नहीं था। बस इसलिए कहा जा रहा है कि अकबर के समय में ये भी आए थे, एक फैक्ट के रूप में आ गया। लेकिन यहाँ मेन बात हम लोग कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कौन आएगा उसकी बात करेंगे। तो जब मॉन्सरेट आया, व्यापारिक उद्देश्य था नहीं, लेकिन थोड़ी बात चर्चा इसकी कर लेते हैं। जब मॉन्सरेट आया तो उन्होंने देखा कि घोड़ों को व्यापार पर मुगलों का अधिकार था। मतलब यहाँ पे ये मॉन्सरेट कहता है कि मुगल दरबार में घोड़ों का जो व्यापार था, घोड़ों के व्यापार पर मुगलों का अधिकार, मतलब राज्य का अधिकार था, मुगलों का अधिकार था। एक चीज तो ये देख कर गया यहां से। दूसरा, इसने कहा, यही मॉन्सरेट कहता है कि अकबर ने सती प्रथा पर नियंत्रण करने का प्रयास किया था। भारत में सती प्रथा पहले से विद्यमान थी, अकबर ने इसे कंट्रोल किया। तो अकबर सती प्रथा पर रोक लगाया, उसके नियंत्रण की भी बातें करता है। सती प्रथा पर नियंत्रण, प्रथा पर नियंत्रण की बात करता है। यानी उसमें जो दिल्ली में जो शासन था, मुगल शासन था, या पूरे भारत में, ये कहें उत्तर भारत में मुगलों का शासन था। तो मॉन्सरेट इसका उल्लेख करता है और कहता है कि साथ में मॉन्सरेट एक बात और यहां पर कहता है कि भारत में उस समय एक बालनाई संप्रदाय हुआ करता था। एक बालनाई संप्रदाय, बालनाई संप्रदाय, और उसका एक संत था। बालनाई संप्रदाय के एक संत से मिलने अकबर नंगे पैर, यानी नंगे पांव तथा खुले केस जाया करता था। तो यहाँ की परंपरा के बारे में बताता है कौन? मॉन्सरेट कहता है कि जो यहाँ पे घोड़ों का जो व्यापार होता था वो राज्य के अधीन होता था, अर्थात मुगलों का उस पर कंट्रोल हुआ करता था। और साथ में ये बताता है कि अकबर ने सती प्रथा पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया, और कहता है कि एक बालनाई संप्रदाय हुआ करता था, उस बालनाई संप्रदाय के एक संत से मिलने अकबर नंगे पांव दौड़े दौड़े जाता था और खुले केस जाता था। इन सब बातों का उल्लेख करता है। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी का भी यहाँ कोई वो बात नहीं आई, क्योंकि अंग्रेजों के आगमन की बात है, तो ये भी अंग्रेज थे, इसलिए इनका जिक्र हम थोड़ा सा करते हैं। और राल्फ फिच की भी बात हमने किया। अच्छा, अब एक घटना घटित होती है, आता है विलियम हॉकिंस। अब यहीं से स्टार्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी। विलियम हॉकिंस, और विलियम हॉकिंस यह ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत था। ये चलता है 1608 ईस्वी में आता है। हाँ, विलियम हॉकिंस जब चलता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत था, इसको जान लें आप। ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत था, और ये दूत पत्र लेकर चलता है, जो ब्रिटेन के चार्टर या राजा द्वारा या रानी द्वारा, एलिजाबेथ द्वारा जो इनको व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला था, वो पत्र लेता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का पत्र
मुगल शासक अकबर के नाम लेकर चलता है। तो जब ये चलता है तो तब तक 1605 में ही चलने लिखा गया पत्र, जब तक ये आता है तब तक अकबर 1605 में ही मर चुका था। तो जब ये जहांगीर जब भारत पहुंचता है तो उस समय जहांगीर का शासन का आ जाता है। तो जहांगीर का जो शासन काल रहा है, अकबर के मरने के बाद 1605 में ही अकबर मर गया, तो 1605 से लेकर इस 27 तक इसका शासन था। तो पत्र लेकर चला अकबर के नाम विलियम हॉकिंस, लेकिन उस पत्र को प्राप्त करता है जहांगीर। जहांगीर इस पत्र को प्राप्त करता है। जहांगीर के समय आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री, या यूं कहें कि प्रथम अंग्रेज था, और अपने सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। अपने सम्राट जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर आया था। लेकिन वो पत्र किसके नाम संबोधित था? अकबर के नाम संबोधित था। चूंकि अकबर रहे नहीं, अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए थे, तो जब ये आता है तो जहांगीर की भेंट विलियम हॉकिंस से फतेहपुर सीकरी में होती है, और फतेहपुर सीकरी आगरा में ही पड़ता है। विलियम हॉकिंस की मुलाकात फतेहपुर सीकरी में जहांगीर से होती है। तो जहांगीर ने इसका खूब गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, और इसका जो उद्देश्य था विलियम हॉकिंस का भारत आने का, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार में छूट प्राप्त करना। ये बात कह सकते हैं विलियम हॉकिंस का जो उद्देश्य था, भारत आने का उद्देश्य जो इसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार में छूट प्राप्त करना, व्यापार में छूट प्राप्त करना। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये अंग्रेजी का भी जानकार था विलियम हॉकिंस, और तुर्की भाषा का भी जानकार था। तो अब चूंकि उस समय मुगलों की जो भाषा हुआ करती थी, उस समय तुर्की और फारसी चलती थी, तो ये तुर्की में भी बात कर लेता था। तो विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की। जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की। तो तुर्की भाषा में बात की, और इसके बाद इसको तमाम भेंट दिया, सम्मान दिया, और आगे की बात इसे मिटाते हैं और फिर आगे की बात लिखेंगे। सोलह 1608 ईस्वी में जहांगीर ने हॉकिंस को, मैं लिखता हूँ 1608 ईस्वी में जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में, ये ध्यान देने की बात है, ये स्थान सूरत में व्यापारिक कोठी
स्थापित करने की अनुमति दे दी। स्थापित करने की अनुमति दे दी। आप समझ लीजिए कि जब अनुमति दे दी, लेकिन कुछ समय बाद, अनुमति वापस ले ली। वापस भी ले ली। ऐसा क्यों? आगरा और सूरत के व्यापारी नाराज हो गए। तो जो पहले से व्यापार कर रहे थे, उन्होंने कहा, अगर पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे, पुर्तगाली नाराज हो गए, आगरा के व्यापारी नाराज हो गए, सूरत के व्यापारी नाराज हो गए, कहे अगर उनको व्यापार की अनुमति देंगे तो हम लोग फिर नहीं व्यापार करेंगे। तो मुगल सरकार को, मुगल शासन को डर लगने लगी। कहा कि ये लोग पहले से व्यापार कर रहे हैं, अगर इनको नाराज कर देंगे तो हमें राजस्व कहाँ से मिलेगा। लिहाजा जहांगीर ने जो 1608 में अनुमति दी थी, वो अंग्रेज़ों को, अर्थात विलियम हॉकिंस को जो अनुमति दी थी कोठी स्थापित करने की, वो अनुमति पुनः वापस ले ली। हालांकि सम्मानपूर्वक इसको विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने, मैं हॉकिंस ही लिख रहा हूँ, पूरा नाम विलियम हॉकिंस है, विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किया। मनसब वहदे से मतलब होता था, मुगल पदवी देते थे। 400 मनसब अधिकारियों का मतलब मनसब दिया, नहीं 400 का मनसब दिया, और साथ में इंग्लिश खां की उपाधि दी। और इंग्लिश खां, ये सवाल मुख्य बन जाता है। इंग्लिश खां, इंग्लिश खां की उपाधि दी। तो पूछा जाता है, किस मुगल बादशाह ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी? तो जहांगीर ने दिया। और दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, जहांगीर ने किस अंग्रेज प्रतिनिधि को या अंग्रेज को विलियम या इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की? तो यही विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने दिया था। लेकिन इसका मतलब उपाधि लेना और मनसब लेना तो था नहीं। इसका तो उद्देश्य सिर्फ ये था कि हम भारत में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार की अनुमति लें, और व्यापार की अनुमति पाने में सफल भी हो गया था। लेकिन अन्य व्यापारियों के नाराज होने के कारण अनुमति वापस ले ली। लिहाजा ये अपने उद्देश्य में असफल रहा। तो क्या हुआ, हॉकिंस अपने उद्देश्य में, क्या था उद्देश्य इसका? व्यापार करना। उद्देश्य में असफल रहा। तो फैक्ट अच्छे अच्छे मिले। अब साथ में विलियम हॉकिंस के साथ, जैसे मैं हटा करूं तो आप पाँच करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर मैं मिटा रहा हूं। विलियम फिंच, एक और अंग्रेज यात्री साथ आया था, विलियम फिंच। विलियम फिंच ये विलियम फिंच भी उसी समय आया था। इसी के साथ 1608 में
हॉकिंस के साथ आया था। के साथ आया था। और इसमें दो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकलते हैं, मैं अगर इसे नोट कर दूं। हॉकिंस के साथ आने वाले प्रतिनिधि, हॉकिंस के समय आने वाले प्रतिनिधि हेक्टर तथा रेड ड्रैगन नामक दो जहाज, यानी जलपोत पानी वाले जहाज लेकर आए थे। नोट मैं हॉकिंस के साथ आने वाले प्रतिनिधि, नंबर 1 हेक्टर तथा नंबर 2 रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन नामक जहाज से, अर्थात जलपोत से, जहाज से भारत आए थे। और ये विलियम फिंच ने अनारकली और सलीम के प्रेम का जिक्र किया है। ओ साजा सलीम और अनारकली की कथा आप लोग सुने हैं, फिल्मों में डायलॉग भी सुनते हैं, तो इसी विलियम फिंच ने इसका वर्णन किया है। सलीम उसी का नाम था, शहजादा सलीम, तथा अनारकली की प्रेम कथा अर्थात का जिक्र किया था। अर्थात सलीम और अनारकली की लव स्टोरी का जिक्र करता है विलियम फिंच। तो इस तरह से विलियम फिंच और विलियम हॉकिंस दोनों एक साथ आते हैं। हेक्टर और रेड ड्रैगन नामक दो पानी के जहाज से प्रतिनिधि साथ आते हैं, और यहाँ तक कि विलियम हॉकिंस अनुमति, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए अनुमति लेने में सफल भी हो जाता है। परंतु हुआ क्या कि आगरा और सूरत के व्यापारी नाराज हो गए, जिस वजह से उनकी नाराज़गी को देखते हुए मुग़ल शासन ने इनसे व्यापारिक अनुमति वापस ले लिया और इनको 400 का मनसब प्रदान किया हॉकिंस को, और विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर छोड़ दिया। मिटा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अब तक ये बातें आपको खूब समझ में आई होंगी। इसके बाद जो तीसरा आता है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, सर कहीं थॉमस भी लिखा रहता है, टॉमस रो। सर टॉमस रो 1615 से 18, 3 साल, 1615 से 18 के बीच भारत आया, अर्थात भारत रहा। अब ये भी सम्राट के राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम, सम्राट जेम्स फर्स्ट का दूत बनकर आया भारत। ठीक, जब ये आया भारत तो जनवरी 16 में मैगजीन दुर्ग में, जो अकबर का किला है, मैगजीन का मतलब वहाँ आज भी वहाँ शस्त्रागार, शस्त्र वगैरह रखा जाता था, इसलिए मैगजीन दुर्ग नाम रखा गया था। तो जब ये आया तो इसकी मुलाकात जनवरी
1600 ईस्वी में अजमेर में ये दुर्ग पड़ता है। अजमेर के मैगजीन दुर्ग माने किला, मैगजीन दुर्ग में इसकी भेंट होती है। ये अकबर का किला है, अकबर ने इसे बनवाया था मैगजीन दुर्ग। अकबर के किले में इसकी मुलाकात होती है, अकबर का किला। यद्यपि अकबर तो 1605 में चल बसे थे, और 1616 में मिला, ये 1616 ईस्वी मिला है। अकबर तो 1605 में दिवंगत हो चुके थे। तो इसकी मुलाकात जहांगीर से होती है। जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर के मैगजीन दुर्ग में जहांगीर से भेंट होती है। जहांगीर से भेंट होती है। और ये अपने उद्देश्य में सफल हुआ। मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा दूं, या चलिए यहीं पे मिटा देता हूं। ये अब जो टॉमस रो है, ये उद्देश्य में सफल रहा। कैसे सफल रहा? उद्देश्य में सफल रहा, अर्थात व्यापारिक छूट प्राप्त किया। सफल रहने का मतलब क्या हुआ कि व्यापारिक छूट प्राप्त किया। छूट प्राप्त किया। जो काम विलियम हॉकिंस नहीं कर पाया था, अब वो टॉमस रो कर लिया। और इन सब चीज़ों का जो विवरण मिलता है, इसका यात्रा वृत्तांत है। सर टॉमस रोज एम्बेसी, इसका यात्रा वृत्तांत है, यात्रा विवरण है। सर टॉमस रोज एम्बेसीज एक किताब का नाम है, इनका यात्रा विवरण है। इसी में सारी चीज़ उसने लिखा है। तो सर टॉमस रो एम्बेसी में इसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो जो काम विलियम हॉकिंस नहीं कर पाया, वो सर टॉमस रो 1616 में कर मिला, और 1618 तक रहा, 1615 में आया, और व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। तो श्रीलंका हो गया। तो ये सूरत है। सूरत में 1608 में सबसे पहले व्यापारिक अनुमति मिली थी। ठीक, व्यापारिक अनुमति मिली, तो अनुमति मिली थी, लेकिन हुआ ये था कि अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की गई, तो सूरत में व्यापारिक कोठी सूरत में। लेकिन हुआ ये कि परंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण अनुमति
रद्द कर दी गई या वापस ले ली गई। जैसा कि हम लोगों ने देखा, पहले पढ़ा कि मान्यता रद्द हो गई। अब क्या होता है कि एक घटना घटित होती है, और यहाँ पे तमिलनाडु में, यहाँ आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम है, मसूलीपट्टम या मसूलीपट्टनम। 1611 में यहाँ पे इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया था। लेकिन डचों ने, जब हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे, तो डचों ने व्यापारिक कोठी 1605 में ही, यहाँ पर डचों ने 1605 में ही कर ली थी, लेकिन अंग्रेज 1611 में करते हैं। लेकिन होता यह है कि अब पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच दुश्मनी हो जाती है, एक तरह से बैर भाव उत्पन्न हो जाता है, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि इस सूरत के पास एक स्थान पड़ता है स्वाली, वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। ये स्थान है स्वाली। तो स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध शुरू हो जाता है नवंबर नवंबर 1612 में। और ये युद्ध होता है, एक तरफ पुर्तगाली होते हैं और एक तरफ अंग्रेज होते हैं। और जो अंग्रेज के नेतृत्व कर रहे थे, एक था हेनरी मिडल्टन तथा कैप्टन बेस्ट नामक अंग्रेज नेतृत्व कर रहे थे। तो इस युद्ध में पुर्तगाली हार जाते हैं और अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। जब अंग्रेज स्वाली के युद्ध में जीत जाते हैं, और ये स्वाली भी सूरत के पास है, ये स्थान सूरत के पास ही पड़ता है स्वाली। तो स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली हार जाते हैं, अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। अब मुगल सत्ता को लगा कि अब अंग्रेज डोमिनेंस में है, तो अब इनको वैधानिक मान्यता दी जाती है। तो अब इनको वैधानिक मान्यता कैसे मिलती है? वैधानिक मान्यता, कोठी तो स्थापित 1608 में ही कर दिए थे, बस केवल अनुमति वापस ले ली थी। कोठी वही की वही है, अंग्रेजों की कोठी। अगर कोई पूछे कि अंग्रेजों की सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुई, तो सूरत में हुई। तो लेकिन अब वैधानिक मान्यता होती है, अब मुगल फिर इसको मान्यता देते हैं। और वैधानिक मान्यता कब मिलती है कि जब स्वाली के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, तब 6 फरवरी 1613 ईस्वी को पुनः व्यापारिक अनुमति मिल जाती है। व्यापारिक अनुमति मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो अंग्रेज एक बार अनुमति पा करके कोठी स्थापित करने के बाद पुर्तगालियों के नाराज होने के कारण उनकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। मुगल दरबार उनकी मान्यता वापस ले लेता है। पुनः स्वाली का युद्ध होता है। स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली हार जाते हैं, अंग्रेज विजयी हो जाते हैं, जिससे प्रभावित होकर के मुगल दरबार ने फिर से वैधानिक मान्यता दी, और वो तिथि है 6 फरवरी 1613 या 1613 याद रखना होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि 2 जगह अब इनकी अभी कोठी तैयार हो गई है।
अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चाहे तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम मिटाते हैं। अब सूरत में कोठी स्थापित हो गई, मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की कोठी स्थापित हो गई। मसूलीपट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है। और ठीक इसके नीचे अगर मैं यहाँ बंगाल की तरफ जाऊँ तो बंगाल में यहाँ दिल्ली है। दिल्ली में मुगल दरबार, उस समय जो मुगल बादशाह था शाहजहां, और यहाँ बंगाल में सूबेदार था शाह शुजा। ये थोड़ा सा शाह शुजा और सूबेदार था बंगाल का। तो शाह शुजा की पत्नी बीमार पड़ते हैं और एक अंग्रेज चिकित्सक डॉक्टर बोटन ने शाह शुजा की पत्नी का इलाज किया और शाह शुजा की पत्नी स्वस्थ हो गई। उसके बदले में शाह शुजा ने अंग्रेजों को 3,000 रुपए वार्षिक की दर से बंगाल में व्यापार की अनुमति दे दी। तो अंग्रेजों ने, अब ये घटना है 1651 की, मैं यहाँ पे जरा सा मेंशन कर दूं कि घटना है 1651 की। जब अनुमति मिल जाती है, डॉक्टर बोटन इलाज कर देता है शाह शुजा की पत्नी का, शाह शुजा की पत्नी ठीक हो जाती है, तो शाह शुजा ने अंग्रेजों को 3,000 रुपये वार्षिक ले करके बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति देता है और वहाँ पे कहता कि आप अपनी फैक्ट्री लगाओ। तो अंग्रेज 1651 में हुगली में, कलकत्ता के पास एक स्थान हुगली में 1651 में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी लगा ली। इस तरह से अंग्रेज अब यहाँ गुजरात वाले इलाके में, सूरत में हो गए, आंध्र प्रदेश में थे मसूलीपट्टनम में, यहाँ बंगाल में चले गए और साथ ही आते ही इधर मद्रास की तरफ। यहाँ के राजा थे, चंद्रगिरी के राजा थे, जिनका नाम था वेंकटप्पा दरमेला। यहाँ मैं मद्रास लिख दे रहा हूँ, मद्रास था नहीं पहले, यहाँ चंद्रगिरी के राजा थे और वो चंद्रगिरी के राजा का नाम था चंद्रगिरी के राजा वेंकटप्पा दरमेला। चंद्रगिरी के राजा वेंकटप्पा दरमेला से मद्रास को लीज पर लिया और एक को लीज मतलब पट्टे पर लिया, लीज पर लिया और वहां पर किला बनाया और वहां पर सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किला बनाया।
सेंट फोर्ट जॉर्ज, और ये घटना है 1639 की, 1639 की। तो इन्होंने 1639 में सेंट फोर्ट जॉर्ज, सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किला बनाया मद्रास में। तो आपने देखा कि अंग्रेज सूरत में आए, मसूलीपट्टनम में आए, फिर बंगाल में चले गए, हुगली में उन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया, कोठी स्थापित की, और साथ में मद्रास को भी अपने कब्जे में लिया। तो नोट कर लें, फिर इसको मिटाएंगे। तो अच्छा, अगर ये कहें कि कलकत्ता में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री या प्रथम कोठी कहाँ पर लगी, तो हुगली में। हुगली के बाद कलकत्ता में भी अंग्रेज आते हैं, तो कलकत्ता के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ये उसी दौरान एक घटना घटित होती है 1661 में। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम था कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार या अंग्रेजों के राजकुमार, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। जब चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ तो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज दिया। चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ, राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ, तो विवाह है, ये विवाह लीजिए, विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। अब क्या होता है कि पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज दिया, और दहेज में क्या दिया, ये जो इलाका है महाराष्ट्र का, यहाँ 7 टापू हुआ करते थे। तो 7 टापुओं में एक टापू का नाम 1 2 3 4 5 6 7 टापुओं में से एक टापू का नाम था, पेन चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, 7 टापुओं में से एक टापू का नाम मुंबा हुआ करता था, मुंबा, और ये मुंबा देवी के नाम पर था। मुंबा देवी का मंदिर वहाँ था, मुंबा देवी के मंदिर के नाम पर, मंदिर के नाम पर मुंबा था। तो ये 7 टापुओं से मिला करके मुंबई बना, बाद में इसका बम्बई कर दिया गया। आज तो मुंबई है, आज की डेट में बम्बई। अब बम्बई को पुर्तगालियों ने क्या किया, अंग्रेजों को दहेज के रूप में दे दिया। जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ तो 7 टापुओं का नगर जो मुंबई था उसे बाद में बम्बई कर दिया गया था, उस बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। अब जब ये दहेज के रूप में पा जाते हैं तब क्या होता है कि 1668 में, 1661 में तो इनका विवाह हुआ, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने
10 पाउंड वार्षिक के रूप में, 10 पाउंड वार्षिक भाड़े पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इसको भाड़े पे ले लेती है 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। अब उसी में एक अंग्रेज था जिसका नाम था गेराल्ड ओंगियर। तो एक साल बाद यानी 1669 में गेराल्ड ओंगियर नामक अंग्रेज ने इसकी स्थापना कर, किलेबंदी कर बंबई की स्थापना कर दिया। बंबई की स्थापना कर दिया। जब स्थापना कर दिया तो अब इनके पास एक किला हो गया। अब बंबई की स्थापना के बाद ओंगियर ने एक स्टेटमेंट बोला, इसे बिटा के मैं मान लीजिए बंबई, अब देखिए बंबई पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। यहाँ मैं बंबई लिख दे रहा हूँ, उस समय बॉम्बे हुआ करता था, बंबई पर भी। तो 1969 में बंबई की स्थापना हो जाती है। और जब गेराल्ड ओंगियर ने बंबई की स्थापना कर ली तो स्थापना के बाद कहा क्या कहा, किसी की बात को कोट करके लिखते हैं, अब वक्त आ गया है, मतलब अब आ गया है कि तलवार हाथ में लेकर अब तक तो देखिए तरस रहे थे व्यापार के लिए, व्यापार का प्रबंध करें, हाथ में लेकर व्यापार का प्रबंध करें। ये ओंगियर का स्टेटमेंट है। अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो अभी तक देखिए आपने, सूरत में हो गया अंग्रेज़ों की कोठी, मछलीपट्टनम में हो गई, मद्रास में हो गई, सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है मद्रास में आज भी है, और हुगली में हो गई। अब बचता है कलकत्ता। आगे हम देखते हैं तो हुआ क्या कि सबसे पहले कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय से होता है। पुर्तगालियों ने 7 टापुओं वाली जगह उठा के अंग्रेज़ों को 1666 में दे दिया। जब 1666 में ये पा गए तो अब क्या करते हैं कि चार्ल्स द्वितीय 1668 में इस 7 टापू वाली जगह को, उसमें एक टापू का नाम था मुंबा के नाम पे मुंबा मंदिर था, मुंबा देवी मंदिर, मुंबई रखा गया। अब मुंबई का नाम बदल के बम्बई कर दिया। बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब पा गई तो ओंगियर ने उसकी किलेबंदी करते हुए बंबई की स्थापना की और कहा कि अब वक्त आ गया है कि अब तलवार हाथ में लेकर व्यापार का प्रबंध करें, यानी हम शक्तिशाली हो गए हैं। तो अब जरा देखिए 1687 ईस्वी में अंग्रेज़ों का मुख्य कार्यालय सूरत से कलकत्ता स्थानांतरित, बल्कि कलकत्ता नहीं बल्कि कहें बम्बई स्थापित हो गया। अब जो पहले
सूरत मुख्य कार्यालय था, अब बम्बई ट्रांसफ़र हो गया। और 1720 ईस्वी में 1720 ईस्वी में ये जो बम्बई बनाया था, ओंगियर ने स्थापना किया था, अब उसको फोर्टिफाइड किया, किलेबंदी किया गया, सैनिक रखे गए। तो चार्ल्स ब्रून नामक अंग्रेज ने, चार्ल्स ब्रून नामक अंग्रेज ने बम्बई की किलेबंदी की, बम्बई की किलेबंदी की। अर्थात इसका मतलब समझ गए कि किलेबंदी की, अब वहाँ सैनिक रखना शुरू कर दिया, किला बना दिया। और इसी के साथ एक तथ्य और यहाँ पे आता है, बाकी कल हम इन चीज़ों को देखेंगे। थोड़ा सा ये 1633 की घटना है, 1633 ईस्वी की। और इसमें गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह, उनका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेजों को अंग्रेजों को 500, केवल 500 पैगोड़ा मुद्रा हुआ करती थी। 500 पैगोड़ा, लिख दे रहा हूं यहां मुद्रा, अगर पैगोड़ा ना समझ आए तो मुद्रा समझना, प्रतिवर्ष के बदले गोलकुंडा के बंदरगाहों से, गोलकुंडा के बंदरगाहों से कर मुक्त व्यापार करने की छूट दी, व्यापार करने की अनुमति दी, जिसे सुनहरा फरमान कहा गया, जिसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा है अंग्रेजों ने। सुनहरा फरमान कहा जाता है। अब अंग्रेजों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या थी, देखिए जरा इस बात को समझ लीजिए कि अब जो गोलकुंडा आज कर्नाटक में पड़ता है, बीजापुर के आसपास, गोलकुंडा की खान भी बड़ी मशहूर है। वहाँ के शासक हुआ करते थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। उन्होंने अंग्रेजों को केवल 500 पैगोड़ा प्रतिवर्ष किराए पे कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई कि हमारे बंदरगाहों से, यानी गोलकुंडा के बंदरगाहों से आप अब कर मुक्त व्यापार करिए। अब अंग्रेजों को व्यापार करना और आसान हो गया। अब इस प्रकार अंग्रेज व्यापार और करने लगे, दिन प्रतिदिन समृद्ध होते चले गए। उन्होंने सूरत में कोठियाँ स्थापित की, सूरत, हुगली में, मसूलीपट्टनम में, मद्रास को अपने कब्जे में लिया और सूरत से ट्रांसफ़र होकर के अब बम्बई को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। अब कल हम लोग कलकत्ता से इसकी शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।